Okay, so in this current affair class, we'll start with the January session. We have already started January session. Today we'll try to complete from 6 Jan to 10 Jan. That is the second week of January. I hope आप लोग पुरानी करंट अफेयर्स की जो क्लास में फॉलो कर रहे हो. Now thing is कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, now this is a notch above what you can expect in the exam. Now, my expectation from you is that the extra information which I give you in the class, just maybe write it down somewhere because वो भी important है. Because it's difficult to, जो जो इसमें करंट अफेयर्स आता है वो करंट नहीं होता कि उसी समय हो सकता है वो 2 साल पहले हो रखा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्वाड या ऑकस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट नाउ, ये 2-3 साल पुरानी न्यूज़ है, बट स्टिल फॉर उत्तराखंड पीसीएस एटलीस्ट आई वुड से वो सो करंट में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2021. नाउ दो पर्टिकुलर लॉज हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लगते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट, दिस लॉ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इंडिया में अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो ये पर्टिकुलर लॉ आप न्यूज़ में सुनोगे. नाउ दिस वाज इन न्यूज़ few months back when a widow from Delhi, उन्होंने she was 28 weeks pregnant and she want to get it child aborted. The reason being her mental health was not good, she was depressed, so the court allowed her to abort. But the question is कि जो रियल लाइफ में अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो कौन से टाइम तक आप अबॉर्शन करा सकते हो, बिकॉज after some point of time the fetus is also alive, right, fetus is alive, or it is also treated as a human being. Now this particular definition may vary from country to country. For example, यूएस में जब जाओगे, अभी यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का, इट ओवर रूल्ड अ पर्टिकुलर जजमेंट विच अलाउड अबॉर्शन. ठीक है, तो अबॉर्शन इज इलीगल इन मेनी ऑफ द स्टेट्स इन यूएसए, बट इन इंडिया इट्स स्टिल लीगल एंड दिस पर्टिकुलर लॉ governs it, that is medical termination of pregnancy act. Now this particular act जो थी ये 1971 में आई थी, रिमेंबर द ईयर. और अभी अमेंडमेंट आया. अब अमेंडमेंट क्या है उसके ऊपर फोकस करना है कि it allows certain specific group of women from 20 to 24 weeks, 20 हफ्ते तक तो आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो विद कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर. लेकिन 20 हफ्ते से ऊपर कुछ पर्टिकुलर लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जिनको अलाउ करा है प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए. सो दिस इज अमेंडमेंट नंबर 1. सेकेंड इज, पहले क्या था कि it was considered that only married women can get pregnant. Now these days marriage is not necessary. तो उस केस में क्या कर दिया है, from married woman and her partner. तो अब याद रखो स्टेटस चेंज कर दिया, हर हस्बैंड को हटा के पार्टनर कर दिया है. फाइन. तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो. फर्स्ट इज, which of the following groups of women does the Medical Termination of Pregnancy Act 2021 specifically cater to by raising the upper gestation limit to 24 weeks. तो गेस्टेशन पीरियड क्या हो गया, अब 24 हफ्ते हो गया. गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जितने टाइम पे आपका डिलीवरी होती है, राइट. तो 24 हफ्ते का जो बच्चा है उसको आप अबॉर्ट करा सकते हो. अब किसके लिए अलाउ करा है, एक्सेप्शन सा दिया, रेप सर्वाइवर्स एंड इंसेस्ट विक्टिम्स, नंबर 1. नाउ सेकंड इज द टर्म मैरिड वुमन एंड हर हस्बैंड इन द ओरिजिनल एमटीपी एक्ट था, उसका अब नाम क्या चेंज कर दिया है, वुमन एंड हर पार्टनर, दैट इज ऑप्शन बी. फाइन. थर्ड क्वेश्चन, in the context of medical termination of pregnancy amendment act, which of the following is not subjected to upper gestation limit? मतलब कहां नहीं लगेगा. ठीक है, जैसे अभी हमने क्या देखा कि कोर्ट ने अलाउ किया a woman who was depressed, who did not wanted to carry the pregnancy, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया. इसके अलावा और चीजों में अगर एबनॉर्मल फीटस होता है, मे बी सम इश्यूज आर देयर, तो उस केस में ये 24 वीक्स वाला को हम जो एक्ट में लिखा है, इट कुड बी साइडलाइन, राइट. इट इज सब्सटैंशियल
fetal abnormalities. Now, second thing which you should know, this is the MTP Act. ये Act आपको पता होनी चाहिए इस केस में, that is and प्री-कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994 का एक्ट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली इट प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन. जो डॉक्टर्स हैं दे कैन नॉट टेल दी वुमन और द हस्बैंड अबाउट द सेक्स ऑफ द फीटस, तो ये उसको बैन करता है. यस गाइस, यहां तक समझ आया? ये दो. अब जैसे मैंने आपको बताया जो जो एक्ट्स है उसका ईयर पता होना चाहिए पहला आपको, और सेकंड है उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए. ठीक. नाउ लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट, इट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. नाउ यू नो दैट गवर्नमेंट आल्सो रिक्वायर्स मनी फंक्शन, तो उसके अलग अलग रेवेन्यू सोर्स हो सकते हैं. मे बी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वन, बट कभी कभी सरकार को भी लोन लेना पड़ता है. नाउ जब सरकार को लोन लेना पड़ता है हम उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज जीसेक्स. ये आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो, सेक बोलते हैं. नाउ कौन, अब एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, यू हैव फेडरल कंट्री, यू नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. So who is the custodian of issuing loans on the behalf of the government? So remember this, it is RBI, not the finance ministry. It's the RBI which maintains this, what, the debt of the government both at the central level and at the state level. इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म कौन सा होता है. व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म? जहां पे सरकार की जो ये बॉन्ड्स जो आपके जीसेक्स इशू होते हैं और बाकी लोग खरीद सकते हैं. जनरली ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा. तो प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है आपको, ई कुबेर प्लेटफॉर्म. फाइन. ओके, तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसके? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इशूइंग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स? नाउ जो लोन स्टेट गवर्नमेंट उठाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट डेवलपमेंट लोन. ईसेक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेन आरबीआई इज लुकिंग इनटू इट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं. तो व्हाट इज द मेन पर्पस? मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. रिमेंबर दिस. फाइन. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट जीसेक, है ना? जीसेक्स आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर. ट्रेजरी बिल्स आर अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी? नो. ओके. अब जीसेक की बात करें, इसमें दो तरह के होते हैं, आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो. एक होता है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होता है, और दूसरा होता है तो 1 ईयर से ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो जो 1 ईयर से कम हो ज्यादा होता है हम उसको बोलते हैं, कम होता है बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं इसको. रिमेंबर दिस. 1 साल से मतलब आप पहले मेच्योर हो जाए बॉन्ड से ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 साल से कम की मेच्योरिटी भी निकाल सकती है और 1 साल से ज्यादा भी निकाल सकती है. स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 1 साल से ज्यादा वाली जो बॉन्ड्स होती हैं उन्हीं को इशू कर सकती है. फाइन. तो ट्रेजरी बिल्स आर टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी? नो, इट्स शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट इशू बोथ ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज? नो, इट कैन इशू ओनली डेटेड सिक्योरिटीज. G-Sex acknowledge the government debt obligation. Yes, government का debt है, government has to give the money back creditors after the fixed period of time. Okay, who manage public debt of the Union Government of India? अब ये तो पता ही होना चाहिए, अभी बताया, Reserve Bank of India. Which platform is used for conducting auctions of government securities? It's eKuber. Yes guys, यहाँ तक समझ आया? क्वेश्चन है, पूछ सकते हो एनीथिंग. Now let's move on to another news. बलोचिस्तान का इशू
often in news. Now, Balochistan is an area, is a province basically in Pakistan. It's in the, you can say, south western part. अब यह देखो पाकिस्तान, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे जो है एरिया, ये वाला इट्स द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन, ये पता होना चाहिए. नंबर टू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान. वहां पे थर्ड थिंग जो आपको बताना चाहिए, इट इज हैज गॉट अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो जो आपकी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, दैट इज मोर इंटरेस्टेड इन द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इट इज द मोस्ट, यू कैन से, बैकवर्ड एरिया. तो वहां पे डेवलपमेंट बहुत कम है. नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज? दो रीजन की वजह से न्यूज में आता है ये. बेसिकली एक है जो वहां पे जो बलूचिस्तानी है, बलूची हैं, दे आर रेबलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और आज से नहीं, जिस टाइम से गवर्नमेंट, जब बलूचिस्तान वाज इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस, इज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तो उस समय से ये लोग रेबल कर रहे हैं. ठीक है, अब एक तो रेबिलियन की वजह से आता है, और दूसरा आता है ग्वादार पोर्ट की वजह से. ठीक है, नाउ ग्वादार पोर्ट इज, यू कैन से, द वन ऑफ द मेन आर्टरीज ऑफ चाइनीज वन बेल्ट पॉबॉर. आपको पता होना, नहीं पता इसको, वन बेल्ट वन रोड उनका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अंडर शी जिनपिंग. तो आपका काम क्या है, पॉबॉर के बारे में पता करना है. कब स्टार्ट हुआ था? यस, एनीवन? द ईयर व्हेन इट वाज स्टार्टेड? नो वन. 2013-14 है, अंडर शी जिनपिंग. इसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं. ठीक है, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट. रिमेंबर दिस, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट. अभी मैं ओवर पढ़ा नहीं रहा हूं, जो जितना है उतना सुन लो. इसकी जो सबसे मेन आर्टरी है, उसे हम बोलते हैं सीपेक. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, which passes through the POC area. That's why India has issues, because India claims the POC area, और POC जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे वहां से सीपेक निकलता है. नाउ अल्टीमेटली जो सीपेक है, ऐसा समझ लो इसको, लेकिन अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सीपेक राइट नाउ. तो वो ग्वादार पोर्ट से जुड़ता है. ठीक है, और ग्वादार पोर्ट से जो चाइनीज ऑब्जेक्टिव है कि सारा जो ट्रेड है हम ग्वादार पोर्ट से सीपेक के थ्रू चाइना में पहुंचा सके. नाउ दे आर बेसिक वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओबोर और द बीआरआई प्रोजेक्ट. विल टॉक इन आईआर क्लास. लेकिन अभी आपको याद रखना है ग्वादार पोर्ट कहाँ पे, बलूचिस्तान प्रोविंस. नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज, ये दो तो हो गए. तीसरा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज चेंज स्टांस. अर्लियर इट डिड नॉट कमेंटेड अबाउट द बलोची रेबुलियन इन दी पाकिस्तान, लेकिन अब इंडिया उसको टैसिट सपोर्ट करता है. टैसिट मतलब साइलेंट सपोर्ट देता है बलूचिस्तान के जो फ्रीडम, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स है, उनको. नाउ दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए अभी इसमें क्या है, इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग अ पोर्ट. नाउ दिस वाज इन न्यूज लास्ट वीक ओनली, दैट इज द छाभार पोर्ट. ठीक है, अब छाभार पोर्ट जो है, जो छाभार पोर्ट है बेसिकली वो कहाँ है, ईरान में. ठीक है, रिमेंबर दिस, ईरान में. तो इट वाज इन न्यूज. अब छाभार पोर्ट है, उसका एक टर्मिनल, पूरा छाभार पोर्ट नहीं, एक टर्मिनल इंडिया को मिला है. ठीक है, डेवलपमेंट के लिए. नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव एक्सेस टू आइदर पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बिकॉज पाकिस्तान से हमारा ट्रेड बंद हो चुका है. तो छाभार के थ्रू हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंट्री कर सकते हैं. नाउ रिमेंबर दिस, कौन सा हाईवे है? इट्स दी करांच दिलाराम हाईवे. तो यहां से आपका छाबार पोर्ट से जाएगा, ये ईरान है. ईरान से फिर ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक हाईवे है, इसे हम बोलते हैं जारान दिलाराम. रिमेंबर दिस, एंड दिस विल कनेक्ट व्हाट, इंडिया, अफगानिस्तान. यस गाइस, यहां तक समझ आ रहा है? ओके, तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए. अब जो बाकी चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें, अभी हाल फिलहाल में क्या न्यूज में
अभी लास्ट ईयर G20 का आपका समिट हुआ था. नाउ if you see the Middle East, right? So there has been a rivalry between the Shia and the Sunni. Shias are led by Iran and Sunnis are led by Saudi Arabia. So India एक ऐसी country है which is has good relationship with Iran also as well as the Gulf countries, Saudi Arabia वगैरह से. तो G20 के टाइम पे इंडिया ने एक कनेक्टिविटी जो वो था, बिकॉज इंडिया लैक कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड अदर पार्ट्स, राइट. तो उसके लिए कनेक्टिविटी प्रोग्राम है. एक तो हम छाबार पोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि आपको अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से कनेक्ट करेगा. लेकिन जो दूसरा फैक्शन है, ये समझ लो कि जो सऊदी वाला फैक्शन है, उसके साथ भी का एग्रीमेंट चल रहा था. फाइनली दे अनाउंस व्हाट वी कॉल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? IMEC. आपको IMEC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. नाउ यू कैन सी फ्रॉम मुंबई गुजरात आप UAE के थ्रू सऊदी अरेबिया एंड देन यू आर मूविंग टू इजराइल. इजराइल से आप यूरोप से कनेक्ट कर रहे हो. एग्जाम में जो आएगा जनरली IMEC का आपका फुल फॉर्म किया जाएगा. ठीक, आपको एक ये पता होना चाहिए. तो है क्या आपको पता होना चाहिए? द वर्ड एक्रोनिम वाना, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका. तो जनरली इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट एशिया और ये अफ्रीका वाला पूरा इसे वाना रीजन बोलते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप. का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. देन यू शुड नो विच ऑल कंट्रीज आर इन सेंट्रल एशिया. अभी हाल फिलहाल में अभी जो लास्ट वीक की देखोगे न्यूज आ रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स इन आई थिंक इट्स किर्गिस्तान, राइट? यस गाइस, किर्गिस्तान है. एनीवन? यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हो रहा है. अखबार पढ़ रहे हो आप लोग? शांति क्यों है यार? यस एनीवन? शांति क्यों है? तो बोलो, आवाज आ रही है? वो क्या हुआ? शर्म आ रही बोलने में? क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हो? कौन सी कंट्री में जहाँ पे अभी न्यूज में था, जहाँ पे अभी इंडियन स्टूडेंट्स? नहीं यार, टर्की नहीं है. हाँ, जो अटैक हुए कहाँ पे हुए? नहीं 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 नहीं, आपसे किर्गिस्तान है, देखना है ना. किर्गिस्तान है तो यार ये चीज पता होनी चाहिए. तो शांत क्यों बैठे हो? मतलब बहुत दिनों बाद मैं मिल रहा हूँ तो ये थोड़ी है तुम बात करना बंद कर दोगे. तो आपको क्या करना है? बेसिकली सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके सारे के नाम पता होने चाहिए. ठीक है, और उनकी कैपिटल्स, क्योंकि ये वाला एरिया है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. मैं सारी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड की कर लो, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनकी नाम और कैपिटल, राइट. उसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए एक्स्ट्रा, I2U2. I2U2 क्या है? बेसिकली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट एशिया कोड. कौन 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 बताया कोड में कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, राइट. तो अब ऐसी एक ग्रुपिंग मिडिल ईस्ट में ही बनी है, लेकिन ऐसे वेस्ट एशिया कोड भी बोल रहे हैं. इसमें क्या है? I2U2. I2 क्या हो गए आपके? एनीवन? एंड U2? फाइन. तो I2U2 बन गया. तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट. ठीक है. उसके अलावा आप यार इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने इसमें BRI और ओबोर की बात करी है. मलाक्का डायलेमा. मलाक्का डायलेमा क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज मलाक्का डायलेमा? एनीवन? मैंने मुझे तो आपने मलाक्का स्ट्रेट के बारे में बता दिया. मेरा क्वेश्चन है जो मलाक्का डायलेमा, ये डायलेमा क्या है? व्हाट इज डायलेमा? व्हाई इज इट बीइंग कॉल्ड मलाक्का डायलेमा? ओके. अब आपको पता होगा ज्योग्राफी में कि मलाक्का स्ट्रेट है, राइट? जैसे अभी बताया.
Now it's a choke point. I don't have a map right now. I would have shown you. तो वो choke point किसके लिए है? Now it's basically connecting your Pacific Ocean with the Indian Ocean there, and you can say that the Chinese trade है. अब China is dependent, obviously the countries are dependent on sea trade, and if you see the Malacca area, whether it's Malaysia, Indonesia, and the area, since it's a choke point, and Singapore also, तो वहां पे क्या है? It's a dilemma for China that in case of a conflict, that particular choke point could be closed by the US and its allies. अब साफ सी बात है, जो मेजर ट्रेड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? उस एरिया से हो रहा है. China is also energy starved, so it requires energy, and in case of conflict also, तो ट्रेड तो रुकेगा रुकेगा. मेजर है कि एनर्जी सिक्योरिटी भी हार्म होगी. तो उसको बाईपास करने के लिए वन ऑफ द रीजंस why it is so much focused on OBOR or BRI project and this creating an artery, that is CPEC, is because of this Malacca dilemma. ये वर्ड पहली बार यूज हुआ था राउंड अबाउट, इफ आई रिमेंबर एग्जैक्ट, 2006 बाय हु जिंटाओ. हु जिंटाओ कौन था? उनके प्रीमियर थे पुराने वाले. उन्होंने बोला कि वी हैव टू बाईपास दिस डायलेमा एंड द ओनली वे इज वाया क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव रूट, और इसके वजह से ही वो उस पर फोकस कर रहे हैं. आई होप सबको समझ आ गया व्हाट इज मलाक्का डायलेमा, राइट? तो ये बारे में पता होना चाहिए आपको. ओके, फिर चलो अब एमसीक्यू देख लेते हैं. इस बार मैं थोड़ी समरी भी लिख रहा हूँ उसके ऊपर, जो पीडीएफ मिलेगी आपको, तो समरी. What was the primary reason for integration challenge of Balochistan into Pakistan? Balochistan preference to remain an independent entity. एक चीज और, बलूचिस्तान जो वाला एरिया है, अब सारी चीजें आप देखोगे पूरे साउथ एशिया का, वर्ल्ड वाइड, इनफैक्ट इन इजराइल एंड पैलेस्टीन आल्सो, दे आर कॉलोनियल लेगेसी, जो इश्यूज अभी तक रेलेवेंट है बिटवीन नेशन स्टेट्स. तो बलूचिस्तान जो है, इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, द एरिया वाज डिवाइडेड नाउ बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान. और जो एरिया बलूचिस्तान है वो एक प्रोविंस बन चुका है पाकिस्तान में, और उनको एक इंडिपेंडेंट चाहिए. What are the main reason for the ongoing unrest in Balochistan? Because Pakistan military violent counter insurgency measures and economic marginalization. जैसे आपको बताया, अभी अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, कुछ दिन पहले ही चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन सीपेक, चाइना के जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं सीपेक में, वहाँ पे जो ऊपर अटैक हुआ था. एंड कल ही की न्यूज़ है कि पाकिस्तान हैज is giving $2.6 million in compensation to them. Okay. Okay. How has India's policy towards Balochistan changed according? India has tried to withdraw support. नहीं, India has signaled a potential shift towards Baloch insurgents. Okay. पता होना चाहिए आपको. What impact could an insurgency in Balochistan have on China's investment in the region? Now this is not for pre-specific, थोड़ा सा, लेकिन if you know the context, now the thing is, जब आप current affairs पढ़ते हो, अगर आपको कंटेक्स्ट पता होता है, then you can remember. So all these questions are to give you everything in a context now. तो इम्पैक्ट क्या होगा इंसर्जेंसी का? इट कुड डिसरप्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी. ओके, अब ये क्या चीज है? नाउ आपको ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ है, राइट? कॉल्ड एडीआर, अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन. को नहीं पढ़ा है तो आप, इसमें जो है एडीआर में दो, एएनएम ये बताया था मैंने, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, है ना? इन तरीके से आप प्री लिटिगेशन फेज में हैं, अभी केस कोर्ट में नहीं गया है, उससे पहले ही आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं. उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एडीआर को इंप्लीमेंट करने ने सरकार ने क्या पास करा है? लीगल सर्विस एक्ट. ईयर बताएगा कौन से ईयर में पास हुआ था? गाइस, लीगल सर्विस एक्ट कब पास हुआ था? एनीवन? 1986, 86, 87 चेक करना. इसके थ्रू उन्होंने क्या बनाया है? नालसा, खालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो कहाँ काम करती है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में काम करती है, और उसको जो इम्प्लीमेंट कर नालसा क्या करता है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी बनती है, और इट लुक्स इनटू इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर एडीआर मैकेनिज्म। और इसके क्या करते हैं फिर ये लोग? अवेयरनेस फैलाते हैं, और दूसरा है लोक अदालत। लोक अदालत है वो इसको, तब आप देखोगे हर कुछ टाइम बाद एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, द हाई कोर्ट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको लोक अदालत दिखेगी बनाते हो, तो केसेस है प्री लिटिगेशन फेज में उनको खत्म करने के लिए। फाइन। नाउ जो न्यूज़ थी वो ये थी, तो लीगल सर्विस कमिटी है सुप्रीम कोर्ट में, के जो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है जस्टिस BR यार AVI गवाई गवाई को बनाया है। अब तो SCLS से मैंने जैसे बताया आपको नालसा एक्ट के थ्रू ही हुआ है, नेशनल लीगल अथॉरिटी। कौन इनको चूज करता है? बेसिकली याद होना चाहिए CGI, नॉट द प्रेसिडेंट। तो CGI है वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी के जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट करता है। नाउ अनदर थिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी विच शुड नो इज दैट क्यों हमने ये बनाया है, वेयर इज इट रिटन? बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ DPSP आर्टिकल 39A। what does article 39A says that the state should provide free legal aid to the underprivileged। तो उसके तहत हमने ये आपका लीगल सर्विस एक्ट पास किया। यस गाइस, समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके, कोई बताएगा दूसरे मैकेनिज्म्स क्या हैं ADR के? एक तो ये हो गया लीगल सर्विस एक्ट नालसा बना दिया, लोग जो लोक अदालत कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा वन एक है न्याय पंचायत। अब आप देखना न्याय पंचायत का एक्ट क्या है। न्याय पंचायत का काम भी वही है। इसके अलावा आपका फैमिली कोर्ट्स बना रखे हैं। फैमिली कोर्ट्स में जब आपके आते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिविल लॉज लाइक डिवोर्स वगैरह, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है मीडिएशन का ही होता है। ये भी अलग दूसरा मैकेनिज्म है जिससे आपने ADR इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। इस गाइस यहां तक समझ आ रहा है? नाउ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? हु कॉन्स्टिट्यूट्स द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी? इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाइदर पार्लियामेंट, इज द चीफ जस्टिस। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी? है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 39A में दे रखा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल से है? आर्टिकल 39A, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है। Which act governs the establishment and functioning of the Supreme Court Legal Service Committee? Basically, Legal Service Authority Act 1987 है, सॉरी 86 87। याद रख लेना इसको, लीगल सर्विस एक्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका होता है लीगल सर्विस आपका नालसा। नाउ एक चीज और न्यूज में थी, जन विश्वास एक्ट 2023। नाउ यू नो दैट इंडिया में जो लॉज हैं ये ब्रिटिश टाइम से चल रहे आ रहे हैं। नाउ इफ IPC इन पीनल कोड और फॉर दैट मैटर एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेज बना के चले गए थे, राइट? और मैक्यूले कमिटी थी, डोंट रिमेंबर, मैक्यूले ही इज आल्सो नोन फॉर दिस। IPC जो है मैक्यूले जाने जाते हैं, जो आपके हम लोगों ने पढ़ा भी था पॉलिटी में। लॉर्ड मैक्यूले was there for education reforms also and civil service reform. Basically he is known for civil services reform also, not education reform more। तो उन्होंने IPC भी दिया था। Now अब जो लॉज हैं दे आर आर्काइक मीन्स पुराने हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा यू कैन से इस समय जो इंडिया की कंडीशन है या सोसाइटी में जो चेंजेस हैं दो डू नॉट रिफ्लेक्ट दैट, एंड देयर आर मेनी पर्टिकुलर लॉज व्हिच क्रिमिनलाइजेस वेरी स्मॉल ऑफेंसेस। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं आपके लॉज में,
इसके वजह से क्या होता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हैम्पर होता है। और ऐसे बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं विद इन दीज एक्ट्स, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट, या फिर आप बोलो मोटर व्हीकल एक्ट। तो उस केस में क्या होता है कि छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस के लिए आप जो ओनर है उसको परेशान करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, यू नो दैट इट हैम्पर्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ऐसे जो आर्काइक लॉज है या ऐसे जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं उनको हटाने के लिए सरकार बार बार स्टेप देती है। एक पर्टिकुलर जन विश्वास एक्ट 2023, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट हैज अमेंडेड 42 लेजिस्लेशन एंड डीक्रिमिनलाइज अराउंड 180 ऑफेंसेस। तो आपको क्या रखना है, कितने लेजिस्लेशन उन्होंने रिमूव कर अमेंड करे, 42। और अभी भी बहुत सारे बचते हैं, बहुत सारे। क्यों, अगर ये जो जन विश्वास एक्ट की बात कर रहे हैं, इसका अमेंडमेंट जो करा भी है, एड्रेसेस ओनली 2% ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन, अभी भी बाकी बचे हुए हैं। फाइन। नाउ आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट इज जन विश्वास एक्ट का ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जन विश्वास एक्ट? टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस टू इंप्रूव द ऑफ डूइंग बिजनेस। पता होना चाहिए आपको। ओके। नंबर 2, हाउ मेनी लेजिस्लेशन वर अमेंडेड अंडर जन विश्वास एक्ट 2023? जनरली ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, वो जो माइनर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स वाले, इस किया गया है। दिस 42। Which of the following domains were affected by the decriminalization under जन विश्वास एक्ट? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन नहीं है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट नहीं है, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी नहीं है, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड इंडस्ट्री। रिमेंबर दिस। ये पर्टिकुलर जो आपकी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं इनके लॉस को आपने अमेंड किया है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन? ऑब्वियसली रिड्यूस करप्शन, रेड टेपिज्म एंड इंप्रूव ऑफ डूइंग। यस गाइस, यहां तक समझ आया? नाउ नेक्स्ट न्यूज वाज पाम ऑयल। और ये न्यूज बार बार आप देखोगे। नाउ इंडिया इज, यू नो, दिस largest, has the largest population and we consume a lot of oil. तो ये जो ऑयल है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कुकिंग ऑयल, आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। तो हम लोग बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं और अलग अलग तरीका करते हैं, और उनमें से पाम ऑयल एक पर्टिकुलर ऑयल है जो हम फूड के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वी यू शुड नो इज अबाउट पाम ऑयल, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है बेसिक। तो पाम ऑयल जो है इट्स अ नेटिव टू वेयर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में काफी पाम पाम ट्री होता है, लेकिन सिंस इट्स इन ट्रॉपिक्स, सो अदर कंट्रीज हैव इट्स प्लांटेशन। प्लांटेशन कौन कौन सी कंट्रीज में? बेसिकली 85% जो ग्लोबल पाम ऑयल बन रहा है वो कहां से आ रहा है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। रिमेंबर दिस, ये सबसे बड़े इसके एक्सपोर्टर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया। नाउ क्वेश्चन विच कैन कम इज, इंडिया में कौन सी स्टेट्स आपका पाम ऑयल प्रोडक्शन करती हैं? रिमेंबर दिस, इट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला, the three states where palm oil is produced. Okay, which property of palm oil contributes to this long shelf life? Now thing is, ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में काफी कुछ इश्यूज आते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है? तो लेकिन अभी इसको देखते हैं कि पाम ऑयल की अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो पाम ऑयल में जो भी इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट है, दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, that's why it has what, a long shelf life for this. Second is, what percentage of global palm oil production come from Indonesia and Malaysia? मैंने आपको बताया था अभी थोड़े पहले, 85%. Which Indian states are the largest producer of palm oil? अभी बताया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला। फाइन। तो ये हुआ पाम ऑयल के बारे में। नाउ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच यू नो इज विद रिस्पेक्ट टू योर पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, दैट इज हेल्थ, हेल्थ वाले पार्ट से। तो जो ये सारे ऑयल हैं, ये इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, राइट? एंड सम फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। आप ये हेल्थ वाले सेक्शन में पढ़ते हो साइंस एंड टेक में, क्लास अपने जैसे साइंस एंड टेक की क्लास करी वहां पे भी पढ़ाया हुआ है। ओके, तो दो तरह के होते हैं,
सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड। नाउ थिंग इज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसको समझ आएगा कि सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें आपके ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा रहेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगी। अगर हम स्पेसिफिकली फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैट है ये कौन से होते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, लाइक फॉर एग्जांपल butter is saturated fat and you will see that they are solid at room temperature। तो बटर को भी देखोगे आप, it's solid at room। The thing is when you talk about health, हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आजकल आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इशू है, ठीक है, एंड कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब नहीं होता, देयर इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। What does saturated fat do is it increases your bad cholesterol, which we called as LDP, low density lipoprotein, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बेसिकली क्या करता है, आर्टरी क्लॉग करता है, जो आप देखते हो हार्ट अटैक वगैरह पड़ रहे हैं, हार्ट फेलियर आ रहे हैं, तो उसके वजह से। तो सैचुरेटेड फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अनसैचुरेटेड फैट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, रिमेंबर दिस, इट इज लिक्विड, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो आप जो नट्स वगैरह जो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हो उसमें आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, ऑलिव ऑयल हो गया एक्सेट्रा। तो ये सब बेसिकली इम्पैक्ट क्या है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL इसको इंक्रीज करता है, दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल। दैट मींस ये LDL के अगेंस्ट काम करता है, LDL को लीवर में ले जाता है और इसको ब्रेक डाउन करता है कि बॉडी से निकल जाए, फाइन। तो अनसैचुरेटेड फैट आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल। यस गाइस, यहां तक समझ आया। अब इसमें आप एक और चीज सुनोगे जो फैट्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए, जैसे मैंने बताया अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड, फाइन, गुड। नाउ एक आता है वर्ड ट्रांस फैट, ठीक है। अब ट्रांस फैट जनरली जो होता है, अगर आप हाइड्रोकार्बन देखोगे इसमें सिस और ट्रांस दो पर्टिकुलर टर्म यूज होते हैं, आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ट्रांस फैट एक कैटेगरी है एंड दीज आर दी वर्स्ट काइंड ऑफ फैट वन कैन हैव। जब आप फास्ट फूड वगैरह खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डीप जो फ्राइज खा रहे हो, ठीक है, वो जैसे पका रहे हैं उसको ऑयल वगैरह में, तो उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, राइट। या फिर आप प्रोसेस फूड खा रहे हो तो उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। इंडिया में जो सबसे पॉपुलर, आप अगर किसी हलवाई की दुकान में जाओगे वहां वो डालडा यूज करते हैं, हाँ, डालडा। हाँ, आपने ये बेसिकली कुछ नहीं है, वो ट्रांस फैट है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजन? तो होता क्या है, जो अब जो डाल्डे की बात करें उसमें क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल है, हम उसको हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेट करने से क्या हो रहा है, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। तो डाल्डे की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो रिमेंबर दिस, ट्रांस फैट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, सैचुरेटेड फैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, अनसैचुरेटेड फैट आर गुड फॉर हेल्थ, फाइन। यस गाइस, यहां तक समझ आया। जो आप इतने चाव से फास्ट फूड वगैरह खाते हो, सोच समझ के खाया करो, अभी जवानी है, बाद में ये इशू कर सकता है ना। आपके और फास्ट फूड में काफी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक। नाउ दिस पर्टिकुलर वॉर हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 1.5, आई थिंक 1.5 years इन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। और अभी न्यूज में ये आया था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है, आपका जो होमवर्क है, आप जाओगे घर जाके देखना कौन सी मेजर सिटीज है जो रशिया यूक्रेन वॉर में, अगर आप गूगल भी करोगे मिल जाएगा। तो रशिया यूक्रेन में जो मेजर सिटीज है विच हैव बीन इन यूज, या एरिया, बेसिकली वो ईस्टर्न यूक्रेन में जितनी
एरिया है वो वाली पर्टिकुलर सिटीज आपके न्यूज में आती हैं, तो अगर आप गूगल करोगे वो मिल जाएंगी, तो क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि ये कहाँ के पर्टिकुलर किस कंटेक्स्ट में आपने सुना है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। मेजर सिटीज का नाम देख लेना। अब पुरानी न्यूज हो चुकी है इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, तो ये आपका होमवर्क है। द न्यूज विच वॉज देयर वॉज विद रिस्पेक्ट टू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो रशिया यूज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन यूक्रेन। तो बेसिकली साइंस एंड टेक का पार्ट आ गया टाइप्स ऑफ मिसाइल में। तो अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो हाइपरसोनिक वर्ड है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज हाइपरसोनिक क्या होती है। मैक 5 से जो जाते चले, अब मैक नंबर क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। whenever a particular object travels more than the speed of sound, लेकिन अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है? यस एनीवन, कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड? व्हाट इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? मीटर पर सेकंड में बताओ, जो सब लोग जनरली पढ़ते हैं। हाँ, राउंड अबाउट, सो बेसिकली 340 मीटर पर सेकंड। पता होना चाहिए यार, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पता जा सकता है। 340 मीटर पर सेकंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्पीड ऑफ साउंड से तो मैक आता है। तो रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, सपोजिटली स्पीड ऑफ साउंड तो आपको पता ही है 340 है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर हो जाता है, उसको हम बोलेंगे 1 मैक। और इससे जो एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं सॉनिक बूम। जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जनरली फाइटर जेट से मिसाइल जहां से पास कर रहे हैं और वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे आप सुनोगे सॉनिक बूम। बहुत तेज नॉइज बन होती है, प्रेशर डिफरेंस वगैरह आता है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट रिमेंबर दिस। जो आवाज आती है हम उसको बोलते हैं सॉनिक बूम। फाइन। नाउ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी much higher than the speed of sound. Supposedly it's 5 times more than the speed of sound. क्या बोलेंगे? 5 मैक्स से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरसोनिक मिसाइल। और यही न्यूज में था कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया ने पहली बार करी है। फाइन। सिमिलरली अगर हम वर्ड, दूसरा वर्ड है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ? ट्रैवलिंग मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड बट लेस देन हाइपर, 5 मैक्स से नीचे नीचे रहेगा। 2 से 3 मैक जब चलता है हम उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड है। फिर आता है आपका सबसोनिक। सबसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से हल्के चल रहा है। यहां तक समझ आया? यस गाइस? ओके। तो अब देखते हैं व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक। अब दो तरह की मिसाइल होती हैं, आपको पहले दिखा देता हूं। एक है क्रूज मिसाइल और एक हम सुनते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या है? दे ट्रैवल विद इन द एटमॉस्फेयर। तो आपने लॉन्च किया और वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही आपके टारगेट को हिट करेंगे, एंड दे आर कंट्रोल्ड। इट्स जस्ट लाइक अ, यू कैन से, मैनलेस फाइटर जेट। तो आप ग्राउंड से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना, तो कोई आदमी नहीं बैठा हो लेकिन जस्ट लाइक अ फाइटर जेट ही चल रहा हो, तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाता है। दूसरा होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के पहले बाहर जाता है, प्रोजेक्टाइल बनता है, एंड देन इट्स हिट द टारगेट। रिमेंबर दिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं, हम क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं। फाइन। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी रशिया ने, व्हाट्स द क्वेश्चन, व्हाट्स द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रूज मिसाइल? क्या है? इट रिमेन्स विद इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट। आंसर, इट इज नॉट अ मैन्ड व्हीकल, अनमैन्ड व्हीकल। फाइन। Which type of missile flies at speed at least with 5 Mach? अभी बताया supersonic missile. Which of the following is an example of supersonic missile? Okay. Nirbhay. Now Nirbhay is not a supersonic missile, is a subsonic. हल्के चलता है। ब्रह्मोस, now इंडिया के पास एक मिसाइल है ब्रह्मोस, इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। फाइन। आपका होमवर्क है
ब्रह्मोस कौन सी दो कंपनियों के बीच में रहा है? इट्स वन इज इंडियन कंपनी, द डीआरडीओ, आपको पता ही है, और ऐसी एक रशियन कंपनी है। तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में एंगेज थी। फाइन। टॉम हॉक, टॉम हॉक कहाँ की है? यूएस की है, ठीक है। सेकंड है सबसोनिक और सुपरसोनिक। एंड सगारिका, सगारिका इज अगेन इन इन मिसाइल, ठीक है। और ये है आपकी, इसको बोलते हैं हम एसएलबीएम, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये भी सुपरसोनिक नहीं है। तो जो आपका अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अरिहंत, राइट? अरिहंत क्या है? यस, अरिहंत इज न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। तो ये सगारिका लगती है। तो दूसरा नाम भी बताता हूं आपको मैं, K-50। ओके, व्हाट इज स्पीड ऑफ सबसोनिक मिसाइल? सबसोनिक मतलब जो चल रही है, राइट? तो अराउंड व्हाट मैक 8 आएगा, 0.8, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड से। तो आपको पता क्या होना चाहिए इसके अलावा? ये तो क्रूज मिसाइल हो गई, है ना, ब्रह्मोस को एक इंडिया की क्रूज मिसाइल है। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, तो बैलिस्टिक मिसाइल है हमारा। अभी जो न्यूज में था कुछ साल पहले अग्नि 5, अब अग्नि 6 की बात हो रही है। तो अग्नि जो रेंज है, अग्नि 1 2 3 4 5, 5 तक हम आ चुके हैं। और ये रेंज के हिसाब से हम इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आई, जिसे उसे बोलते हैं, जैसे ये है आईसीबीएम। अग्नि 5 क्या है? आईसीबीएम, इसका जो डिस्टेंस से करता है ये मोर देन 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर से ज्यादा कर सकता है। तो बेसिकली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, इसलिए हम इसको आईसीएम बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे अग्नि 4 है, इसकी रेंज राउंड अबाउट 3500 है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। के बारे में इतना पता ना हो, लेकिन आईसीबीएम के बारे में पता होना चाहिए आपको, और अग्नि 5 के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज आप न्यूज में सुनते हो, कहां से लॉन्च, कहां से होता है, जब टेस्टिंग होती है इन मिसाइल्स की, आप यू विल फाइंड दिस ऑफ्टन इन न्यूज। तो ये व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड जो है ये ओडिशा के कोस्ट में है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, हमने इसको अब्दुल कलाम आइलैंड बोल दिया है। ओडिशा के कोस्ट में ये टेस्टिंग वहां से वहां पे होती है। यस गाइस, यहां तक समझ आया? नाउ ये जो न्यूज मैं इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं आए ना आए, लेकिन पढ़ लो। इकोनॉमिक रिकवरी टाइप्स। नाउ कोविड हुआ, कोविड में क्या हुआ बेसिकली? नाउ द इकोनॉमी केम टू अ स्टैंड स्टिल एंड मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वेंट इनटू रिसेशन। नाउ रिसेशन इज अ टेक्निकल टर्म बेसिकली। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन? क्या होता है रिसेशन? एकदम रिसेशन आ गया, रिसेशन का मतलब क्या होता है? यस, ओके। दिस इज वन ऑफ द, कैन से, जब रिसेशन होता है, दिस इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन दैट रिसेशन हैज कम, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो गया। बट व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रिसेशन? ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है शायद पीसी से। हाँ, यस। दो क्वार्टर में, अब एक पर्टिकुलर जो ईयर होता है, चलिए इसमें हम उसको 4 क्वार्टर्स होते हैं। दो पर्टिकुलर कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है, हम उसे रिसेशन बोलते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो जब कोविड आया, सो मेनी कंट्रीज वेंट थ्रू रिसेशन, बहुत लोगों की नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी। दो इंडिया का नेगेटिव नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल दी जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली फॉल। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी से इज रिकवरी। नाउ रिकवरी कुड बी इन डिफरेंट वेज। तो अब हर चीज हम क्या कहते हैं, हम हर चीज को अब डेटा से कनेक्ट करते हैं, राइट? और डेटा में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ में हम प्लॉट करके देखते हैं किस तरह की रिकवरी हुई है। तो अलग अलग शेप बनते हैं, ठीक है। तो न्यूज में ये था कि इन बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो बोल रहे थे इंडिया की जो रिकवरी है, इट इज के शेप्ड। दिखाऊंगा आपको, के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रिकवरी तो हुई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में रिकवरी
फास्ट हुई है, कुछ सेक्टर में रिकवरी नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो उसे के शेप रिकवरी भी बोलते हैं। उसके अलावा ऐसे के शेप रिकवरी के अलावा आपकी वी शेप, यू शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप, ऐसे ऐसे टर्म यूज करे जाते हैं। ये आपका रिकवरी का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग जो शेप के वजह से तो हम तो प्लॉट करते हैं योर टाइम को, तब उसी हिसाब से हम ये शेप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शेप रिकवरी, तो मैं समझा देता हूँ, बाकी आप फिर ये देखना। सपोज लो जीडीपी ग्रोथ रेट ये एवरेज थी बिफोर दी रिसेशन, अचानक से कोविड आया सपोजिटली, अभी जो कोविड की बात करें तो एकदम डिप कर गया जीडीपी, फिर के बाद जब रिकवरी हुई एकदम हो गई, वी शेप बन गया। तो you see here that V shape recovery is the best possible outlook for any economy, फटाफट रिकवरी हो जाए। अगर सपोजिटली ज्यादा टाइम लग रहा है रिकवरी में, तो जीडीपी ग्रोथ रेट ये है, अब कोविड आया, रिकवर जीडीपी डिप हुआ, उसके बाद जो रिकवरी हुई हल्के हल्के, वी में तो बहुत फास्ट हो गई, स्लोअर देन वी, तो ये एक ऐसा कर्व बनेगा, इसको कुछ जनरली नहीं सुनते हम, तो ये अलग अलग शेप है। जनरली आपको वी यू और जो मैंने आपको के बताया, के में क्या होता है, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं अलग अलग स्पीड जा रहे हैं। बताने का रीजन यही है कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए भैया कि वी जेड डब्ल्यू एल की क्या है, इकोनॉमिक रिकवरी के नाम है। फ्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। यस गाइस, यहां तक समझ आ रहा है? अब तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं, उसमें बेसिक जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जीडीपी? को नहीं पता प्लीज डेफिनेशन रटी होनी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट पता होना चाहिए, एनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब कोरिलेटेड टर्म है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में, जीडीपी आप पढ़ते हो उसको दो तरीके से, नॉमिनल टर्म में और परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। अब जो क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। करंट अफेयर्स में कि इंडिया की अभी जो इकोनॉमी है कौन से लेवल पे पहुंच चुकी है? यस गाइस, कौन बताएगा? नॉमिनल और पीपीपी में रैंकिंग बतानी है। ये काफी न्यूज में रहता है, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई, इतनी बड़ी, इस कंट्री को पीछे कर दिया। यस गाइस, नॉमिनल में फोर्थ और पीपीपी में देखो, नॉमिनल में इंडिया की जीडीपी कम है अभी, राउंड अबाउट देखना घर जाके, 3.5 से 3.5 to 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, ठीक है। नॉमिनल में जो इंडिया की है वो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो आपको देखना है कि इंडिया से पहले कौन चार कंट्री हैं, ठीक है। उसके अलावा पीपीपी, पीपीपी का मतलब था परचेजिंग पावर पैरिटी, अभी अगेन इकोनॉमिक का टर्म है तो आपको देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक से पढ़ना आप उसको। तो पीपी में जो इंडिया की है वो है थर्ड, बड़ी कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना और फिर इंडिया, ठीक है, पीपी में। नॉमिनल में फिफ्थ, सबसे पहले अगेन वहां पे यूएसए, चाइना से पहले इंडिया से ऊपर जर्मनी और जापान है। अब इंडिया को हम बोल रहे हैं कि इंडिया विल बिकम, अभी जो डिबेट में चलता रहता है अगर न्यूज में पढ़ते हो, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। थर्ड लार्जेस्ट जो बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि जापान को हम ओवरटेक कर लेंगे कुछ समय बाद 2025 में, तो वो नॉमिनल टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है ना। यस गाइस, यहां तक समझ आया? ओके। अब है मूल्य प्रवाह। अब ये क्या चीज है बेसिकली? ये है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नाउ आपको ये यूजीसी क्या है? एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है फॉर हायर एजुकेशन, उसको ओवरसी करती है। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स और रूल्स दिए हैं। नाउ किस चीज के लिए है ये? बेसिक टू प्रमोट ethics, human values and professional ethics in higher education. That means, तो हायर एजुकेशन है, दे एक्ट मोर मॉरली,
more ethically, there is less corruption within the higher education. तो ये आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी अंतर्गत, within that only, right? So the basic objective is to initiate, or you can say seek unethical practices within the higher education by inculcating values in higher education. अब कैसे करेंगे उसको? Obviously वैल्यूज कौन कौन सी है वो फोकस कर रहे हैं, ट्रुथ, राइटियसनेस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक, बड़े बड़े नाम हैं, और वो चाह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम प्रमोट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करें हायर एजुकेशन। तो क्वेश्चन जो वैसे जनरली बन सकता है इसमें, मैं बाकी इसके एमसीक्यू आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, लेकिन मूल्य प्रवाह 2.0 क्या चीज़ है, बस इतना आपको पता हो, दैट इज मोर देन इनफ इस कंटेक्स में। चीज़ है यूजीसी के बारे में, एक्ट पास हुआ था, आपको देखना है कौन से ईयर में पास हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता। यस गाइस, यहाँ तक समझ आया? बाकी एमसीक्यूज देख लेना यार, इतना मतलब वो खास नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से दो जो मैंने वो बताया उसमें 22। Now let's talk about the last news for today. This is KG Basin. You will generally read in geography that India, first of all, India is what? Energy starved. So we are dependent upon imports. Now, how much we import? We are dependent around about 85% for our petroleum products. Petroleum products में आपका सब आएगा. There is petrol, diesel and other products. है ना? उसके अलावा नेचुरल गैस, उसके ऊपर हम 50% डिपेंडेंट। बाकी कहाँ से आ रहा है? बाकी क्या है? तो हम इंडिजिनसली, जिनसे इंडिया अपने आप ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ओएनजीसी इज द कंपनी, यू नो दैट, वर्क्स है, अपस्ट्रीम में काम कर रहा है। अपस्ट्रीम मतलब जहाँ से प्रोडक्शन होता है ऑयल का। और दूसरी, यस दिव्या, ओके, आंसर फाइन, गुड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स रॉन्ग, है ना? इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यस, आ रहा है समझ? तभी मैंने आपको ढूंढने के लिए बोला था कि लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना बोले, इट्स एचआरडी बेसिकली। ओके, तो ओएनजीसी जो कंपनी है इंडिया की, ये सरकारी कंपनी, इट वर्क्स इन एक्सप्लोरेशन, एंड इंडिया के कुछ एरियाज में आपको तेल और गैस मिलता है, एंड द मोस्ट प्रेवलेंट, और यू कैन से द मोस्ट abundant is found in the KG basin. Where is KG basin basically? Is the Krishna Godavari basin. It is in coastal areas of Andhra Pradesh, है ना? तो यहाँ से आप तेल भी निकाल रहे हो और नेचुरल गैस भी निकाल रहे हो, इसलिए न्यूज में था कि यहाँ पे एक दोबारा कोई पर्टिकुलर एरिया में इनको बहुत तेल और वो गैस मिल, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी आपकी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है हाइड्रोकार्बन्स के लिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आपको याद रखना है, ये रेगुलेटरी बॉडी है आपकी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, पेट्रोलियम गैसेस के लिए। नाउ क्वेश्चन जो बनते हैं, वेयर इज द कृष्णा गोदावरी बेसिन लोकेटेड? इट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉट ऑन द वेस्ट कोस्ट। बता दिया आपको मैंने। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इंपोर्ट्स? इट्स 85%, अभी बताया। Which regulatory body oversees hydrocarbon exploration? It's Directorate General of Hydrocarbon. Fine. Now, which type of gas? अब ये जो गैसेस है इसके बारे में बात करते हैं। साइड क्रूड ऑयल, कौन सी गैस मिल रही है वहां पे? इट्स नेचुरल गैस। नाउ द थिंग इज, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस?
यस गाइस, नेचुरल गैस में क्या होता है? अच्छा ठीक है, लोग दिल्ली में रह रहे होंगे, सीएनजी यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो सुना होगा, ये भी नहीं सुना? मीथेन, नहीं नहीं नहीं, इट्स मीथेन, रिमेंबर दिस, ये गलत मत करके आना। नेचुरल गैसेस CH4, मीथेन। तो आपकी सीएनजी की बसेस चल रही हैं दिल्ली में, मीथेन इज लेस पोल्यूटिंग, है ना, देन अदर पेट्रोल, जो आप पेट्रोल वगैरह यूज करते हो। दूसरा है आपका जो आंसर का नेचुरल गैस है, ठीक है, नहीं, इसका आंसर शेल गैस, सॉरी, नेचुरल गैस, शेल गैस। नाउ व्हाट इज शेल गैस? नाउ शेल गैस बीन ऑफन सिंस लास्ट 1 and 1.5 decades, ये काफी न्यूज में रहा है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए शेल गैस जो है वो शेल रॉक में मिलता है। शेल रॉक, दिस इज अ सेडिमेंट्री रॉक, रिमेंबर दिस, सेडिमेंट्री रॉक। आपका तेल भी मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलता है। शेल रॉक अलग है, इसमें आपका शेल गैस और शेल ऑयल निकलता है। इट्स अ, यू कैन से इट्स एन सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिव टू योर पेट्रोल वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं। नाउ जो शेल गैस से आपका क्वेश्चन और बन सकता है, शेल गॉस, शेल रॉक से, रॉक से, कि कौन सा आपका प्रोसीजर है कि, ओके गुड, शेल गैस या शेल ऑयल जो है, कौन से प्रोसेस से हम इसको निकालते हैं। नाउ अगर आपको न्यूज पढ़ रहे हो, नाउ यू नो दैट मिडल ईस्ट में आपके जो गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड। बट in recent time, the last decade, US has taken in a prime position also, or it has become what it was also dependent on oil from Middle East, but not now anymore. It has become more export driven. अब वो भी एक्सपोर्ट करने लग गया, किसके वजह से? शेल ऑयल बूम, है ना, वहां पे शेल ऑयल काफी मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेडिमेंट्री रॉक है, शेल जो आपका वो सेडिमेंट्री रॉक है, उससे आप शेल ऑयल या शेल गैस निकाल पाते हो? एनीवन? पीएससी में भी आ रखा है क्वेश्चन। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, दिस फ्रैक्चरिंग, यस, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है। बेसिकली आप क्या करते हो, प्रेशर से आप पाइप डाल रहे हो, पाइप के थ्रू पानी और केमिकल्स डाल रहे हो, और उससे क्या कर रहे हो, जो रॉक है उस वो टूट जाए और जिसमें ऑयल और गैस है वो आ जाता है। ओके, सो इट्स कॉल्ड बेसिकली FRAC, फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। आप बेसिकली फ्रैक्चर कर रहे हो रॉक को। और दूसरा वर्ड है फ्रैकिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्रैकिंग। ओके, एक पर्टिकुलर गम है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, नेचुरल गम, इसमें यूज होता है। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है। कोई बता सकता है कौन सा गम यूज होता है इसमें? इंडिया में प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में काफी, आइसक्रीम वगैरह में भी चलता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल स्टील प्रोडक्शन में। इट्स कॉल्ड दी गुआर, GUAR, गुआर गम। ये भी यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है, फाइन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये तो हो गया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, अभी ये क्वेश्चन कर ही रहे, गैसेस की बात करें तो अब बताओ मुझे, जो एलपीजी है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप घर में सिलेंडर यूज कर रहे हो। गूगल कर लो यार, कम से कम घर गूगल। इट्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एस गाइस, समझ आ रहा है यहां तक? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, आने चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जब अब गैस लीक होती है घर में, तब उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, कौन सा केमिकल डालते हैं? मिथाइल पर कैप्टन, रिमेंबर दिस,
स्मेल आती है, मिथाइल मर कैप्टन की आती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि गैस लीक कर रही है। फाइन, आपको इसके बारे में पता ना। ओके, आज इतना ही रखते हैं। एक मेरा बस एक जनरल क्वेश्चन है, कोई फीडबैक वगैरह देना दे दो अभी यार, फिर मैं फिर आई विल टॉक अबाउट। बताना है कुछ, एडवाइस देनी है, वांट एनी रिकम, सर इस तरह करना चाहिए, और तो यार शर्मा क्यों रहे हो इतना, तो बोलना ही बंद कर दिया। बट एक ने बोला, बाकी लोगों को क्या हो गया है, क्लास में बच्चे कम हो गए हैं अचानक, ऑडिट सेशन, और किसी का कुछ, एनी फीडबैक, तो कुछ improve करने के लिए। हाँ हाँ, तो जो आप ये बोल रहे हो इसको बोलते हैं, राइट, दैट मीन्स दोज पीपल हु आर न्यूज़, इसके लिए मैं आपको स्पेशल पीडीएफ दूंगा। देखो अगर क्लास में मैं किसी का नाम बताऊं, मतलब मैं तुम्हें कुछ समझा भी पा रहा हूँ। अगर मैं आपको सपोज बोलूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, उसमें ये बंदा जीता, अब उसे पढ़ाने में मुझे मतलब मैं व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन आई गिव यू, गेटिंग माय पॉइंट। एटलीस्ट अगर मैं जीआई टैग पढ़ा रहा हूँ या फिर जैसे कोई और न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव समथिंग टू टेल यू, राइट। एल्स आई डोंट हैव एनीथिंग, मतलब वो ठीक है, लिस्ट है, तो आपने कैग बना दिया, इस बंदे को ये मिल गया, इसको ये हो गया। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके लिए आपको अलग से मैं मंथ वाइज हुज हू की एक या एमसीक्यू फॉर्मेट में क्विज मिल जाएगी या पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों में से एक चीज मिल। हाँ हाँ, राइट राइट, मिलेगा मिलेगा आपको, आपको बहुत नेशनल और इंटरनेशनल दोनों दूंगा मैं, चिंता मत करो। एटलीस्ट 6-7 महीने का तो मैं कवर करूंगा करूंगा, तो पक्का है। मैं मतलब बना रहा हूँ मैं पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं उसको देख रहा हूँ कि एमसीक्यू फॉर्मेट में दूं या पीडीएफ दूं, आई हैव टू सी दैट। टाइम है पेपर में, काफी टाइम है। ओके, ओके वेल, और कोई किसी का क्वेश्चन, बाकी लोग पढ़ भी रहे हैं। दो ही तरह की शांति आती है, या कुछ आता ही नहीं है यार, वेरी इग्नोरेंट, क्लास बैठ रहे हो कुछ घर में कर नहीं रहे हो, या फिर आता है सब कुछ आता है। अब मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ तो आता नहीं होगा, कुछ कहीं तो गैप होंगे, तो अभी कोई क्वेश्चन पूछ, मैं काफी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ आज। क्वेश्चन नहीं है, ओके देन आई विल सी यू टुमारो देन, फाइन, बाय, टेक केयर। अभी आपकी हिस्ट्री क्लास होगी 12, 12 सवा 12 बजे।